HIMS Education, the way to excellence. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम्स एजुकेशन, द इंग्लिश लर्निंग कैंपेन। सब लोग कहते हैं कि अंग्रेजी सीखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हिम्स एजुकेशन के साथ अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान है। आज के इस वीडियो के साथ हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के बेसिक लैंग्वेज के फाउंडेशन की, और इंग्लिश लैंग्वेज के जो कंपोनेंट है दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए और हम आपको इंग्लिश के बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर के हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वहाँ तक आपको लेकर के जाएंगे। तो चलिए, लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश स्लोली एंड स्टडीली। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के फाउंडेशन की, कि एट द एंड जब भी इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान जब इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है तो किस तरह से स्टेटमेंट्स को यूज़ करता है। अगर इंग्लिश के फाउंडेशन को देखा जाए तो इंग्लिश के बेसिकली 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल जिसे हम लोग नाम देंगे बेसिक लेवल, दूसरा लेवल जिसे हम लोग नाम देंगे ग्रामर सेक्शन, और तीसरा लेवल जिसे हम लोग नाम देंगे एडवांस्ड इंग्लिश, राइट। तो अब इस तीनों में फ़र्क क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेसिक लेवल। अभी जब बेसिक स्टेटमेंट्स की हम लोग बात करें, यहाँ पर बेसिक स्टेटमेंट्स आते हैं। बेसिक स्टेटमेंट का मतलब कि ऐसे स्टेटमेंट कि जिस स्टेटमेंट के अंदर वर्ब्स नहीं होते। आई रिपीट, बेसिक स्टेटमेंट का मतलब कि ऐसे स्टेटमेंट कि जिसके अंदर वर्ब नहीं होते। अब सवाल ये आता है कि वर्ब किसे बोलते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रियापद बोलते हैं। क्रियापद यानी कि क्रिया दर्शाने वाला पद, उसे हम लोग क्रियापद कहेंगे। जैसे कि सुनना एक वर्ब है, बोलना एक वर्ब है, देखना, लिखना, चलना, भागना, पढ़ाई करना, रीड करना, लिखना, ये सारी चीज़ें जो हम लोग कुछ काम करते हैं, इस पूरी दुनिया में कोई भी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं तो उन सारे काम को वर्ब कहते हैं। और जिस स्टेटमेंट के अंदर इस तरह के वर्ब, इस तरह की क्रियाएं नहीं आती है, उस तरह के स्टेटमेंट्स को बेसिक स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो इट वाज द फर्स्ट लेवल ऑफ इंग्लिश, कि जहां पर ऐसे स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं कि जिसके अंदर वर्ब नहीं आते। क्लियर है। अब दूसरा लेवल आता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रामर सेक्शन। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को इसी सेक्शन से डर लगता है। यहाँ पर 9 टेंसेस आते हैं। जैसे कि कोई भी लैंग्वेज आप सीखने को जाओ, चाहे अंग्रेजी सीखो, गुजराती सीखो, हिंदी सीखो या वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज सीखो, तो हर एक लैंग्वेजेस के अंदर 3 टेंसेस आते हैं। कोई भी स्टेटमेंट जब आप बोलोगे वो 3 में से एक टेंस में होगा। वो या तो होगा प्रेजेंट टेंस जिसे हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, या तो होगा पास्ट टेंस जिसे हम लोग कहते हैं भूतकाल, या तो वो होगा फ्यूचर टेंस के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं भविष्यकाल। तो कोई भी स्टेटमेंट इन 3 चीज़ों में से एक ही टेंस के अंदर बोला जाएगा। तो ये जो 9 टेंसेस है उसका फॉर्मेशन किस तरह से, उसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से होगी, फ्यूचर टेंस का स्टेटमेंट कैसे बनेगा, पास्ट का स्टेटमेंट कैसे बनेगा, प्रेजेंट के अंदर स्टेटमेंट को किस तरह से बनाते हैं, वो सारी चीज़ों का जो मैकेनिज्म है वो ये ग्रामर सेक्शन के अंदर आएगा। अब कोई भी स्टेटमेंट हम 2 तरह से बोल सकते हैं, जिसे हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का नाम देते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कर्तरी और कर्मणी वाक्य इस तरह से बोलते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का सारा जो फाउंडेशन है वो सारी चीज़ें इस ग्रामर सेक्शन में सीखने को मिलेगी। कुल मिला के 9 टेंसेस है, और 9 टेंसेस के अलावा कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। उन सारी चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग हम लोग सीखेंगे, वो ग्रामर सेक्शन के अंदर आएगा। अब जब कभी भी आप बेसिक स्टेटमेंट का या बेसिक लेवल सीख जाते हो और उसके बाद ग्रामर सेक्शन सीख पाते हो, तो ये 2 चीज़ें ख़त्म करने के बाद आप कहीं पर भी रह रहे हो और किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, ये 2 चीज़ें सीखने के बाद आप बड़ी ही आसानी से अंग्रेज़ी बोल सकते हो, अंग्रेज़ी समझ सकते हो, अंग्रेज़ी को बड़े ही आराम से पढ़ सकते हो, और इंग्लिश मूवीज़ आप इंग्लिश में देख करके उसको समझ सकते हो। सो अप टू ये 2 जो लेवल है वो सीखने के बाद आपका इंग्लिश स्पीकिंग करने का एस्पेक्ट खत्म हो जाता है। नाउ नेक्स्ट लेवल इज़ द एडवांस्ड लेवल। अब यहाँ पर क्या आता है, एडवांस्ड इंग्लिश के अंदर बेसिकली अगर आपको एक लेवल आगे बढ़ाना है, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज आप सीखे उसको आप प्रोफेशनली अगर आपको अपने करियर में यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ग्रामर का एडवांस्ड लेवल आता है, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जैसे कि 10th और 12th के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिससे स्टूडेंट्स बड़े ही घबराते हैं, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की एप्लीकेबिलिटी क्या है। इफ़ यू वांट टू बी एन ऑथर, अगर आपको ऑथर बनना है तो इस
चीज़ का नॉलेज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि अगर आपको किसी पोएट बनना है इंग्लिश के अंदर तो फिगर्स ऑफ स्पीच वो आएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो एडवांस्ड लेवल के इंग्लिश के अंदर आएगी। सो बेसिकली अगर पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के फाउंडेशन को देखा जाए सो देयर आर 3 लेवल्स। फर्स्ट वन जिसके हम लोग कहेंगे बेसिक लेवल, दूसरा जिसे हम लोग कहेंगे ग्रामर सेक्शन, और तीसरा जिसे हम लोग कहेंगे एडवांस्ड इंग्लिश। इंग्लिश समझने के लिए, बोलने के लिए और अच्छे से ग्रास्प करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल की ज़रूरत है, दैट इज़ बेसिक स्टेटमेंट्स और दूसरा होता है ग्रामर सेक्शन। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको अंग्रेज़ी के 3 जो बेसिक कंपोनेंट्स है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वो 3 बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक होता है क्रियापद जिसे हम लोग कहते हैं वर्ब, दूसरा होता है सब्जेक्ट जिसे हम लोग कहेंगे कर्ता, और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट जिसे हम लोग कहेंगे कर्म। तो ये 3 चीज़ें आपके इंग्लिश के स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको अंग्रेजी समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत यूजफुल होगी। तो सबसे पहले इन 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और इस 3 चीज़ों का बड़े ही अच्छे से नॉलेज होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग किसी भी स्टेटमेंट के अंदर ये 3 कंपोनेंट किस तरह से अवेलेबल है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ब। अब सवाल ये आता है कि वर्ब किसे कहते हैं। बड़े ही लेमन लैंग्वेज के अंदर अगर हम लोग देखने जाए तो वर्ब का मतलब होता है कि किसी भी तरह की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड। एक्टिविटी यानी कि किसी भी तरह का काम अगर कोई स्टेटमेंट के अंदर दिखा रहा है तो उसे हम लोग वर्ब कहेंगे। अब से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक बात करें कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रोहन, रोहन अंग्रेजी बोल रहा है, राइट। तो यहाँ पर एक काम हो रहा है रोहन के मीडियम से, जिसे जो काम है बोलना। सो बोलना, टू स्पीक इज अ वर्ब। जैसे कि मेरे फादर गाना गा रहे हैं, मेरे पिताजी गाना गा रहे हैं, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है गाना गाने की। तो गाना गाना, गाना वो एक वर्ब बन गया, दैट इज टू सिंग। जैसे कि फैन घूम रहा है तो यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है घूमना, दैट इज टू रूम अराउंड, तो वो यहाँ पर हो गया वर्ब। तो इस तरह से पूरे दिन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट के अंदर जो ऐसा वर्ड है जो आपको एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग वर्ब कहेंगे। अब बहुत सारे वर्ब्स हमारे आसपास, हम लोग सुबह से उठ करके रात तक सोने तक जाए तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में से हम लोग पास होते हैं। जैसे कि उठना एक वर्ब है, ब्रश करना एक वर्ब है, नाश्ता करना एक वर्ब है, पीना वर्ब है, नहाना इट्स अ वर्ब, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, चलना, बैठना, उठना, बातें करना, मारना, सुनना, ये सारी चीज़ें वर्ब है। तो एट द एंड किसी भी स्टेटमेंट के अंदर कोई एक्टिविटी है जो कोई एक वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है तो उस वर्ड को हम वर्ब कहेंगे। हर एक स्टेटमेंट्स के अंदर वर्ब होगा ही ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि किसी भी स्टेटमेंट में एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड को क्रियापद कहेंगे, जिससे हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे वर्ब। चलिए इसी चीज़ को कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि बिल्ली दूध पी रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी हो रही है, बिल्ली कर रही है, तो क्या एक्टिविटी हो रही है? पीना। तो पीने का काम हो रहा है, तो पीना ये एक वर्ब है, इज इट। ये एक्टिविटी हो रही है, ये वर्ड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक्टिविटी को, तो उसे हम लोग वर्ब कहेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड, राधिका ने संजय को मदद की है। चलिए यहाँ पर राधिका कुछ एक्टिविटी कर रही है, क्या कर रही है? वो संजय को हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी रिप्रेजेंट हो रही है जो है मदद करना। तो इस स्टेटमेंट के अंदर वर्ब क्या हो गया? मदद करना, ठीक है। चलिए आई होप कि आप समझ रहे हो। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। नेक्स्ट, अजय ने गाना गाया, ठीक। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है, वो कौन कर रहा है? वो अजय कर रहा है। और क्या हो रहा है? तो गाना गा रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है गाना गाना, तो गाना ये यहाँ पर एक वर्ब हो गया, ये एक्टिविटी हो गई जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। चलिए याद रखिए कि हर एक स्टेटमेंट में वर्ब होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग इस चीज़ के बारे में अभी समझ रहे हैं तो हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ही सीख रहे हैं कि जिसके अंदर कुछ वर्ब आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पूजा ने अंग्रेजी की किताब पढ़ी। यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है पढ़ने की, तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगा पढ़ना, इज इट। चलिए नेक्स्ट, मोदी जी ने भारत देश को बचाया।
यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है जिसे बचाने की एक्टिविटी हो रही है, वो मोदी जी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है उससे कहेंगे वर्ब, दैट इज बचाना। इस स्टेटमेंट के अंदर वर्ब हो गया बचाना। इज इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने दुनिया को सच्चाई का मार्ग बताया। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है कुछ दिखाने की, कुछ बताने की। सो टू रिप्रेजेंट, टू शो, ये हमारा हो गया वर्ब। इज इट? तो यहाँ पर वर्ब हो जाएगा बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलाम जी ने बच्चों से ढेर सारी बातें करी। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है बातें करने की। ठीक है, तो ये वर्ब हो गया बातें करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल सुंदर कविता पढ़ रहा है। यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है पढ़ने की। तो इस स्टेटमेंट के अंदर वर्ब क्या हो जाएगा? पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं टू रीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यशोदा ने कृष्ण को डांटा नहीं। यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है डांटने की। ठीक है, तो डांटना ये यहाँ पर वर्ब हो गया। एंड भारत के जवान सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर एक काम हो रहा है रक्षा करने का। सो इस स्टेटमेंट के अंदर वर्ब हो जाएगा रक्षा करना। चलिए, तो फिर से हम लोग इस चीज़ को सम अप करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट के अंदर क्रिया को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड, किसी काम को दर्शाने वाले शब्द को हम लोग क्रियापद कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे वर्ब। और सुबह से लेकर रात तक हम जितने भी काम करते हैं वो सारी चीज़ें वर्ब के अंदर आ जाती है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपके माइंड में बराबर से क्लियर हो गया कि व्हाट डू वी कॉल एज वर्ब। इज इट? चलिए, अब दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। अभी हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि सब्जेक्ट किस तरह से मिलता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वर्ब को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। उसके बाद वर्ब को कौन, ऐसा सवाल पूछने से जो जवाब मिलेगा उसे हम लोग सब्जेक्ट करेंगे। आई रिपीट, वर्ब को यानी कि क्रियापद को कौन, ऐसा सवाल पूछने से हमको जो जवाब मिलेगा उसे हम लोग कर्ता कहेंगे। दूसरे वर्ड में कहने जाए तो ये समझ में आता है कि एक्टिविटी करने वाला जो कोई भी इंसान रहता है उस इंसान को हम लोग कर्ता कहते हैं। जैसे कि हम इसी एग्जाम्पल्स के अंदर समझते हैं, बिल्ली दूध पी रही है। तो सबसे पहले वर्ब तो मिल गया पीना। अब सवाल पूछते कि कौन दूध पी रहा है, तो हमें जवाब मिलेगा बिल्ली। तो बिल्ली, दैट इज कैट। कैट हमारे लिए बन जाएगा सब्जेक्ट। इज इट? वर्ब को कौन पूछने से जो जवाब मिलेगा उसे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। इज इट? सो यहाँ पर हमने पूछा कि कौन दूध पी रहा है, तो हमें आंसर मिला बिल्ली। सो बिल्ली हैज़ बिकम आवर सब्जेक्ट। बिल्ली हमारे लिए सब्जेक्ट बनी। इज इट? चलिए आगे बढ़ते। दूसरा एग्जाम्पल है, राधिका ने संजय को मदद की है। अब सवाल पूछेंगे कौन मदद कर रहा है, तो हमें जवाब मिलेगा राधिका। तो राधिका हैज़ बिकम द सब्जेक्ट। राधिका हमारे लिए कर्ता बन गई। इज इट? चलिए आगे बढ़ते। अजय ने गाना गाया। फिर से कौन गाना गा रहा है? द आंसर इज अजय। अजय हैज़ बिकम द सब्जेक्ट। याद रखिए, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है वो एक्टिविटी को करने वाला इंसान, वो एक्टिविटी जिस किसी के भी मीडियम से परफॉर्म हो रही है, तो उस इंसान को हम लोग, उस एलिमेंट को हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। इज इट? चलिए फिर से आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा ने अंग्रेजी की किताब पढ़ी। कौन अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा है? तो आंसर इज पूजा। तो पूजा हमारे लिए बन गई सब्जेक्ट। चलिए, मोदी जी ने भारत देश को बचाया। कौन भारत देश को बचा रहा है? तो जवाब हमको मिल रहा है मोदी जी। तो मोदी जी हैज़ बिकम सब्जेक्ट फॉर अस। इस स्टेटमेंट के लिए मोदी जी हमारे लिए करता है। चलिए, उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने दुनिया को सच्चाई का मार्ग दिखाया। कौन दुनिया को सच्चाई का मार्ग दिखा रहा है? तो आंसर इज गांधी जी। तो गांधी जी हमारे लिए बन गए सब्जेक्ट। कलाम जी ने बच्चों से बातें करी। कौन बच्चों से बातें कर रहा है? तो जवाब मिल रहा है कलाम जी। तो कलाम जी हैज़ बिकम अ सब्जेक्ट फॉर अस। नेक्स्ट, विशाल सुंदर कविता पढ़ रहा है। कौन सुंदर कविता पढ़ रहा है? तो जवाब में आ रहा है विशाल। तो विशाल हमारे लिए बन गया सब्जेक्ट। और उसी तरह से यशोदा ने कृष्ण को डांटा नहीं। कौन नहीं डांट रहा है? द आंसर इज यशोदा। तो यशोदा हैज़ बिकम सब्जेक्ट फॉर अस। वो हमारे लिए सब्जेक्ट बन गई। एंड भारत के जवान सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं। कौन देश की रक्षा कर रहा है? तो जवाब मिल रहा है भारत के जवान। सो भारत के जवान हैज़ बिकम अ सब्जेक्ट फॉर अस। चलिए, तो यहाँ पर ये दो कंपोनेंट बड़े ही आराम से क्लियर हो गए। सबसे पहला हुआ वर्ब, कि किसी भी स्टेटमेंट के अंदर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड, उसे हम लोग वर्ब कहेंगे। दूसरा, वर्ब को कौन पूछने से जो जवाब मिलेगा उसे कहेंगे हम लोग सब्जेक्ट। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तीसरा सवाल,
कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। अभी हर एक स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, ऐसा कोई कंपल्जन रूल नहीं है। अगर कोई स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट है तो हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, और अगर कोई स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट नहीं है देन इट इज़ गोइंग टू बी एज इट इज़, तो वो हमें एज इट इज़ रखना है। तो अब सवाल ये है कि ऑब्जेक्ट हमको किस तरह से मिलेगा। अभी ग्रामेटिकली देखने जाए तो इसको बहुत सारे रूल्स है, लेकिन सिंप्लीफाइड मैनर में अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें हिम्स एजुकेशन के साथ, तो वो किस तरह से मिलेगा। तो वर्ब को हमें 2 सवाल पूछने होंगे। सबसे पहला सवाल क्या, वर्ब को हम लोग पूछेंगे व्हाट, और दूसरा सवाल टू हुम, किसको, राइट। एक तो सवाल पूछना होगा हमें क्या, और दूसरा सवाल पूछना होगा किसको। ये सवाल किसको पूछना है, वर्ब को पूछना होगा। ये 2 सवाल पूछने के बाद जो आंसर हमको मिलेगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। याद रखिए, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सवाल पूछा जाता है जिसे कहते हैं कौन दूध पी रहा है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग 2 सवाल पूछेंगे, या तो फिर क्या यानी कि व्हाट, या तो फिर किसको यानी कि किसको हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये 2 सवाल पूछने के बाद अगर हमको आंसर मिल रहा है तो उस स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद हमें आंसर नहीं मिल रहा है तो उस स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को हम लोग बड़े ही आराम से एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है कि बिल्ली दूध पी रही है। चलिए, हम लोग सवाल पूछेंगे कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया वर्ब, तो पीना, कौन पी रहा है, बिल्ली, तो बिल्ली बन गई सब्जेक्ट। अभी हम लोग पूछेंगे कि क्या पी रही है, राइट। तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमको सवाल पूछना होगा क्या पी रही है, तो उसका जवाब मिलेगा हमें दूध। सो इस स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट हमारे लिए बन जाएगा मिल्क यानी कि दूध। सो हमारे पास तीनों कंपोनेंट आ गए। इस स्टेटमेंट के अंदर सब्जेक्ट बन गया बिल्ली, दैट इज कैट, वर्ब बन गया पीना, दैट इज ड्रिंक, एंड ऑब्जेक्ट बन गया दूध, दैट इज मिल्क। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दैट वी हैव फाउंड, ठीक है। चलिए, इसी थ्योरम को आगे हम लोग अप्लाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राधिका ने संजय को मदद की है। यहाँ पर वर्ब है मदद करना। अब राधिका को हम लोग पूछेंगे कि राधिका ने किसको मदद की है। मैंने आपको बताया कि आपको 2 सवाल पूछने हैं, एक या तो फिर क्या, जैसे कि पिछले स्टेटमेंट में हम लोगों ने पूछा कि बिल्ली ने क्या पिया है, दैट इज वी हैव गॉट द आंसर दूध, दैट इज मिल्क। अब यहाँ पर हमको पूछना होगा कि किसको हेल्प करी है, राधिका ने किसको हेल्प करी है। तो जवाब मिल रहा है संजय को। तो संजय हैज बिकम एन ऑब्जेक्ट फॉर अस इन दिस स्टेटमेंट। हमारे लिए इस स्टेटमेंट के अंदर संजय ऑब्जेक्ट बन गया। तो तीनों कंपोनेंट मिल गए। सब्जेक्ट हुआ हमारे लिए राधिका, वर्ब हुआ हमारे लिए मदद करना, और ऑब्जेक्ट हुआ हमारे लिए संजय। इज इट। चलिए, इसी फॉर्मूला को हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज अजय ने गाना गाया। वर्ब हो गया हमारे लिए गाना। अब क्वेश्चन इज अजय ने क्या गाया, तो उसका जवाब आता है गाना। तो गाना दैट इज अ सॉन्ग दैट हैज बिकम एन ऑब्जेक्ट फॉर अस। तो इसके अंदर हमको तीनों कंपोनेंट मिल गए। सब्जेक्ट बन गया हमारे लिए अजय, वर्ब हो गया हमारे लिए सिंग यानी कि गाना, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारे लिए गाना, दैट इज अ सॉन्ग, राइट। तो ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई। याद रखिए, हर एक स्टेटमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है देन वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई, और अगर नहीं है देन वी आर सपोज टू कीप इट एज इट इज़, वो एज इट इज़ रखना है। चलिए, फिर से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पूजा ने अंग्रेजी की किताब पढ़ी। अब यहाँ पर हम लोग पूछेंगे कि पूजा ने क्या पढ़ा है, तो वी हैव गॉट द आंसर अंग्रेजी की किताब, राइट। तो यहाँ पर भी हमको तीनों चीज़ें मिल गई। ऑब्जेक्ट हमारे लिए बन जाएगा अंग्रेजी की किताब, सब्जेक्ट हमारे लिए हो गई पूजा, वर्ब हो गई हमारे लिए पढ़ना, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारे लिए अंग्रेजी की किताब, दैट इज़ पूजा ने क्या पढ़ा, दैट इज़ अंग्रेजी की किताब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी जी ने भारत देश को बचाया। तो यहाँ पर वर्ब है हमारे लिए बचाना। मोदी जी किसने बचाया, कौन बचा रहा है, तो आंसर आ रहा है मोदी जी। तो मोदी जी बन जाएगा हमारे लिए सब्जेक्ट। अब सवाल पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या बचाया है या तो फिर किसको बचाया है, तो उसका जवाब आएगा भारत देश को। तो भारत देश हमारे लिए इस स्टेटमेंट के अंदर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सो वी गॉट द 3 कंपोनेंट्स। मोदी जी सब्जेक्ट बन गए, वर्ब बन गया बचाना, और ऑब्जेक्ट बन गया भारत देश को, राइट। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हम लोग को मिल गए।
आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने दुनिया को सत्य का मार्ग बताया। यहाँ पर वर्ब है बताना, सब्जेक्ट बन गया। कौन बता रहा है? तो कि भाई गांधी जी बता रहे हैं। अब सवाल पूछते कि गांधी जी ने दुनिया को क्या बताया, तो उसका जवाब मिल रहा है सत्य का मार्ग, सच्चाई का रास्ता। तो ये बन गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी हमको तीनों चीज़ें मिल गई। सब्जेक्ट हुआ गांधी जी, वर्ब बन गया बताना, और ऑब्जेक्ट बन गया सच्चाई का रास्ता, दैट इज सत्य का मार्ग। इज इट? चलिए, आई होप कि आप सब लोग इस थियरम को समझते रहे और मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी तरह से देखते हैं। कलाम जी ने बच्चों से बातें करी। यहाँ पर वर्ब हो गया बातें करना, ठीक है। कौन बातें कर रहा है? तो सब्जेक्ट बन गया कलाम जी, और किससे बातें कर रहा है? तो आंसर आ रहा है बच्चों से, तो बच्चे बन गए ऑब्जेक्ट। तो थ्राइस ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव गॉट, सब्जेक्ट इज कलाम जी, वर्ब बन गया बातें करना, और ऑब्जेक्ट बन गया हमारे लिए बच्चे। इज इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाल सुंदर कविता पढ़ रहा है। वर्ब बन गया यहाँ पर पढ़ना, ये एक्टिविटी हो रही है पढ़ने की, तो वर्ब बन गया पढ़ना। कौन पढ़ रहा है? तो उसका जवाब आ रहा है विशाल, तो विशाल हैज़ बिकम सब्जेक्ट। विशाल क्या पढ़ रहा है? तो उसका जवाब आएगा सुंदर कविता। तो क्या पूछने से जो जवाब मिलेगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारे लिए बन जाएगा सुंदर कविता, दैट इज ब्यूटीफुल पोएम। सो वर्ब सब्जेक्ट हमारे लिए बन गया विशाल, वर्ब हमारे लिए बन गया पढ़ना, और ऑब्जेक्ट हमारे लिए बन गया सुंदर कविता, दैट इज अ ब्यूटीफुल पोएम। इज इट? चलिए आगे बढ़ते। यशोदा ने कृष्ण को डांटा नहीं। यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है डांटने की, तो वर्ब बन जाएगा डांटना। कौन नहीं डांट रहा है? तो उसका जवाब आ रहा है यशोदा, तो यशोदा हैज़ बिकम सब्जेक्ट फॉर अस। अब यहाँ पर हम पूछेंगे कि किसको नहीं डांटा, तो इसको पूछने से जो जवाब मिलेगा वो है ऑब्जेक्ट, दैट इज कृष्ण को, तो कृष्ण हमारे लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट मीन्स यशोदा, वर्ब बन गया यहाँ पर डांटना, और ऑब्जेक्ट बन गया है हमारे लिए कृष्ण। इज इट? एंड नाउ द लास्ट स्टेटमेंट, दैट इज भारत के जवान सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं। इज इट? चलिए यहाँ पर वर्ब है रक्षा करना, दैट इज टू प्रोटेक्ट। एक्टिविटी जो हो रही है वो रक्षा करने की हो रही है, दैट इज वर्ब। कौन रक्षा कर रहा है? तो जवाब आ रहा है भारत के जवान, तो भारत के जवान हमारे लिए सब्जेक्ट बन गए। अब भारत के जवान किसकी रक्षा कर रहे हैं? तो उसका जवाब हमको मिलेगा भारत देश की, तो भारत देश हमारे लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑल द थ्री थिंग्स दैट वी हैव गॉट हियर, सबसे पहला है भारत के जवान, दैट इज अ सब्जेक्ट। रक्षा कर रहे हैं, दैट इज टू प्रोटेक्ट, वो वर्ब बन गया रक्षा करना। और किसकी रक्षा कर रहे हैं? तो आंसर आ रहा है भारत देश की, तो भारत देश हैज बन गया ऑब्जेक्ट, वो बन गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। सो ये तीन कंपोनेंट है जो इंग्लिश लैंग्वेज के फाउंडेशन को की जड़ है। इस लैंग्वेज को अच्छे से समझने के लिए आपको हर एक स्टेटमेंट के अंदर ये तीन चीज़ें है या नहीं है, और अगर है तो किस फॉर्म के अंदर है, वो आपको ढूंढना आना चाहिए, जो हम लोगों ने आज के इस वीडियो के अंदर सीखा। वर्ब, कोई एक्टिविटी रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड को वर्ब कहेंगे। वर्ब को हम लोग कौन ऐसा सवाल पूछेंगे तो जो जवाब मिलेगा उसे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। और इसी तरह से वर्ब को क्या अथवा किसको, इस दो में से किसी भी क्वेश्चन को पूछने से हमको अगर कोई जवाब मिलता है तो उसे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफिकेशन करना सीख गए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो 3 इंग्लिश के लेवल है उसमें से फर्स्ट लेवल के कुछ एक्सरसाइज की बारे में बात करेंगे, दैट इज अ बेसिक लेवल। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे होम, कीप लर्निंग विद हिम्स एजुकेशन, द इंग्लिश लर्निंग कैंपेन।